ओके, सो इज इट क्लियर टू यू? क्लास क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, देन it is having data members and member functions which can be accessed with the help of an object. Now class is the keyword which is compulsory you have to write. Then you have to write class name. This class name can be anything. आप कुछ भी class का नाम रख सकते हैं, but except keywords. मतलब जो keywords already defined है आपको वो as a class name नहीं रखना है. जो कीवर्ड डिफाइंड मतलब जो कीवर्ड्स नहीं है C++ में उसको आप क्लास नेम, सपोज आप क्लास नेम ABC रख सकते हैं, आपका खुद का नाम रख सकते हैं. यदि आप कोई कार का वो बना रहे हो प्रोग्राम तो आप कार लिख सकते हो क्लास का नेम. ओके, देन ब्रैकेट curly braces open, then access specifiers. What do you mean by access specifier? Access specifier can be private, it can be public, or it can be protected. आपको तीनों में डिफरेंस? Yes, आपको तीनों में डिफरेंस पता है? What is the difference between public, private and protected? Public मतलब to all, private मतलब to its own class, and protected means? Protected means? Anyone? ये तो पता होना चाहिए. You can answer easily. Public means public to all the classes, private means to its own class, and protected means to just derived class. Okay, आपको इतना याद रखना है. Then you define data members and then you define the member functions. Okay, member function matlab these are the methods which are used to access the data members, and then you close this curly braces, and class is always ends with semicolon. आपको ये हमेशा ध्यान रखना है. This is known as class block. ये class का एक block होता है. Is it fine about class? Clear है आपको concept? आपने बहुत बार class बनाई होगी, इसलिए ज़्यादा आपको समझने में time नहीं लगा होगा. Okay. Now this is the example. Can you see this code? Are you able to see this code? Yep. Okay, so first, okay, ma'am. एक बार देख लेते हैं इस कोड को. आपने क्लासेस, ओके, आपने एक बार आपके हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी. देन क्लास एम्प्लॉय, यहाँ पर आपने क्लास का जो नाम रखा है वो क्या रखा है? एम्प्लॉय रखा है. फिर आपने ब्रैकेट को ओपन किया है. उसके बाद आपने इंट आईडी, कैर नेम 25, इंट एज, लॉन्ग सैलरी. व्हाट आर दिस? Int ID, name, age, salary. What are this? Data member. Yes, these are the data members of int, char, and long type, right? Different data members. Then public. In public, you have defined your methods, that is get data and put data. These are the two different methods जिनका return type क्या है? Void है. और यहाँ पर आपने ये जो ब्रैकेट ओपन किया था इसको क्लोज कर दिया और क्लास को क्लोज कर दिया. मतलब आपकी ये क्लास जो है क्लोज हो गई है. राइट. फिर void employee, then scope resolution operator बोलते हैं. पता है इसको? Yes, ma'am. Yes, this operator is known as scope resolution operator, and then you have written the name of the method. So can anyone tell me what is the use of scope resolution operator here in this code? Scope resolution operator का use क्या है? Write the definition of class outside the class. Of any class. क्या बोला हमारा आपने? किसी भी क्लास में किसी भी क्लास की जो मतलब मेथड है. Yes, you should. क्लास से बाहर लिखना. Yes, आपने यहाँ पर पब्लिक void गेटा void put डेटा में आपने क्या किया? सिर्फ मेथड को डिफाइन किया. आपने उसको सिर्फ डिफाइन किया, उसको नेमिंग किया, उसकी डेफिनेशन आपने नहीं दी. वो क्या काम करने वाला है वो आपने नहीं मेंशन किया है. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के हेल्प से मेथड को डिफाइन कर रहे हैं. कौन सी मेथड? गेट डेटा. राइट. तो उसका सिंटेक्स क्या है? पहले void लिखेंगे, रिटर्न टाइप, देन नेम ऑफ द क्लास, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन मेथड नेम. राइट. फिर यहाँ पर फिर से ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, एंड देन वी हैव रिटर्न सी आउट एंटर एम्प्लॉय आईडी, सी इन आईडी, एज C++ प्रोग्राम में आप नॉर्मली करते हैं. सी आउट एंड सी इन, एंटर एम्प्लॉय नेम, सी इन नेम, एंटर एम्प्लॉय एज, सी इन एज, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, सी इन सैलरी.
ठीक है, या आपने 4 इनपुट जो है वो यूजर से ले लिए। फिर आपने क्या किया, void employee। अब आपने जो सेकेंड मेथड बनाई थी पुट डेटा, उसको भी डिफाइन किया, क्योंकि वो भी आपने सिर्फ ऊपर सिर्फ उसका आपने नेमिंग किया था, आपने उसको डिफाइन नहीं किया था। तो यहाँ पर हम जितने भी हमने इनपुट किया है सबको सी आउट करवा लेंगे। सी आउट एम्प्लॉय आईडी, दैट इज आईडी, द नेम, एज, सैलरी, सबको हम प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, मतलब सी आउट फंक्शन क्या कर रहा है, प्रिंट करवाने का काम कर रहा है। फिर अब हमें क्या करना है, हमने क्लास बना ली, क्लास में डेटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए, मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर दिए। फिर हमने उन मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन को भी डिफाइन कर दिया। अब हमें उन मेंबर फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो हम कॉल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने void main नाम का फंक्शन बनाया और एम्प्लॉय जो हमारी क्लास नेम है उसमें ई नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आप ये समझ लीजिए, हाउ डू यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्लास नेम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट नेम, जरूरी नहीं ये एक वर्ड का हो, ये ज्यादा भी, EMP भी लिख सकते हो आप, केवल ई नहीं लिखना हो तो EMP भी लिख सकते हो। और जो भी आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखा है उससे आप मेथड को कॉल करेंगे, ई डॉट गेट डेटा और ई डॉट पुट डेटा एंड ब्रैकेट क्लोज। याद रखेंगे यहाँ पर क्लोज के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, सेमी कॉलन सिर्फ जब क्लास की क्लोजिंग करते हैं तभी लगाते हैं, void main में सेमी कॉलन नहीं करता है। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर गेट ch नहीं लगाया है, आप गेट ch लगा दें, उससे स्क्रीन आपकी होल्ड हो जाएगी एंड यू कैन सी दी आउटपुट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you want Yes, me ma'am. to? Okay. Yes, sir. Do you want me to explain? Do you want me to explain it again? Anyone? No, ma'am. No, it's okay. ओके, चलिए ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ। डिफाइनिंग क्लास, क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, देन मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन देंगे, देन आप उसको मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना के मेथड्स को कॉल कर लेंगे, राइट? दैट्स इट, ए सिंपल क्लास प्रोग्राम। नाउ अभी आपको सारी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स बता रही हूँ। तो पहला बेसिक आपको बताया था व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, वो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकंड पार्ट, व्हाट इज क्लास और उसका एग्जांपल। नाउ थर्ड थिंग इज व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज wrapping up of data and information under a single unit। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लास। आप क्लास के अंदर क्या कर रहे हो, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को क्या कर रहे हो, व्रैप कर रहे हो, दोनों को डिफाइन कर रहे हो। तो दैट कैन बी सेड एज एन एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब wrapping up, wrapping up मतलब इकट्ठा करना, wrapping up of data and information under a single unit। एंड वो सिंगल यूनिट कौन सी है, क्लास। तो क्लास कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, in other words, encapsulation is defined as binding together the data and the functions that manipulate them। अभी आपको बताया कि जो डेटा मेंबर्स हैं और जो मेथड्स हैं, जो मेंबर फंक्शन है, जो हम कंबाइनली यूज करते हैं, उसको भी आप इनकैप्सुलेशन बोल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में डिफरेंट सेक्शंस है, अकाउंट सेक्शन है, फिनांस सेक्शंस है, सेल्स सेक्शंस हैं। तो सारे सेक्शंस क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब सारे सेक्शन आपस में अलग अलग डील करते हैं। मतलब एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। कंपनी में वो तीनों चीजें इकट्ठी है। मतलब यदि मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो CS डिपार्टमेंट भी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी है, सिविल डिपार्टमेंट भी है, 3 डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट आपस में वर्किंग कर रहा है। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पता है क्या, नहीं पता है, क्योंकि सबके पास अपना अपना रिकॉर्ड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब आप एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैन एनीवन टेल मी? इफ वन सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, वांट टू get in connection with sales section, then what will happen? What is the procedure? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन, कि अपने डेटा मेंबर्स को और अपने मेंबर फंक्शन को इकट्ठा रखना, रैप करके रखना, राइट? और उसको अपने सेल्फ के लिए यूज करना। फिर जब किसी और को जरूरत होगी तो आप उनको एक्सेस दे सकते हैं उसको यूज करने के लिए। Then third definition is data abstraction. Data abstraction is again one of the important feature of C++. What does it say? It says that displaying only the essential information and hiding the details. मतलब आप केवल
आउटसाइड वर्ल्ड को आप सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाओगे, आप बैकग्राउंड डिटेल्स या इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ या आप नहीं दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कार ड्राइव करते हैं तो कार ड्राइव में हमको गियर दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट गियर लगा देते हैं, सेकंड गियर लगा देते हैं, थर्ड गियर लगा देते हैं, टॉप गियर लगा देते हैं, हम एक्सीलरेशन कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन वो वर्क कैसे कर रहा है, ये इसका इनर मैकेनिज्म, जो इसके मैकेनिक्स उसके पीछे जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, क्या वो हमें पता होती है? वो हमें पता नहीं होती है। वो जिसने कार बनाई है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो उन्हीं को पता होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल अभी जूम आप यूज कर रहे हैं, जूम आप यूज कर रहे हैं, आपने जूम का जो फ्रंट एंड है वो सीख लिया, लेकिन इसका बैक एंड क्या है इसके बारे में आपको पता है क्या? इसके बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि जिसने जूम सॉफ्टवेयर बनाया है उसका बैक एंड का नॉलेज सिर्फ उसी को है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So this is the thing which I want to tell you in data abstraction, in which you keep only the essential features in front end. बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके पीछे उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे बना है, वी आर नॉट नोइंग विद द बैकग्राउंड डिटेल्स। इज इट फाइन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन क्लियर है आपको? Yes, sir. Okay. The next concept is polymorphism. Polymorphism, मतलब poly means many and morphism means form. A Greek word, polymorphism is a Greek word which says that poly means many and morphism means form. That is polymorphism, which has many forms. एक single word में बोले तो many forms. Okay? मतलब this is having the ability of a message to be displayed in more than one form. मतलब एक ही चीज को दो या तीन तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब मोर देन वन फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। दैट इज मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एचओडी सर की बात करें, लालजी सर की बात करें, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है और एक टीचर भी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं और वो किसी की क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो एज अ टीचर की भी रोल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एक फादर है, मतलब कोई भी एक मैन है तो वो फादर भी है, वो हस्बैंड भी है, वो एक किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी है। आपकी बात करें तो आप स्टूडेंट भी हो, आप सन या डॉटर भी हो अपने पेरेंट्स के, आप अपने सिबलिंग के ब्रदर या सिस्टर भी हो। मतलब वन कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, वन पर्सन विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो C++ में पॉलीमॉर्फिज्म है, इट सपोर्ट्स द ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पता है आपको कि एक ही ऑपरेटर, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, जब वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है तो उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। और जो फंक्शन ओवरलोडिंग है, जिसमें आपने सिंगल नेम का फंक्शन बनाया है बट वो डिफरेंट, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है इंट मैन, ये मैंने इंट रिटर्न टाइप का मेन फंक्शन है, इसमें सम 1 is equals to sum 20, 30 और sum 2 that is 20, 30, 40. What is the difference between two sum methods? यहाँ पर दो तरह के sum method है, एक में 20, 30 है, एक में 20, 30, 40 है। दोनों में डिफरेंस क्या है? Anyone who can ask? Number of parameters. नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वेरी गुड। सम 1 में आपने 2 पैरामीटर पास किए हैं और सम 2 में आपने 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऊपर वाला जो सम 1 है, तो सम 1 की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, मतलब जो उसका जो सम फंक्शन रहेगा उसमें दो वेरिएबल होंगे, इंट ए इंट बी, और वो रिटर्न क्या करेगा आपको, a प्लस बी। लेकिन जो सेकंड वाला है सम, उसमें आपने तीन पैरामीटर पास किए, a b एंड c, और उसमें आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। इज इट क्लियर? बहुत इजी, आपको फंक्शन ओवरलोडिंग तो पता होगा। एरिया, आपने बहुत इजी एग्जांपल, इसका एक एरिया का एग्जांपल भी देखा होगा कि आप एरिया नाम का फंक्शन बना रहे हैं, वो आपको रेक्टेंगल का एरिया भी देगा, वो आपको सिलेंडर का एरिया भी देगा, वो आपको स्क्वायर का एरिया भी देगा। यस और नो? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वन नेम मेनी फॉर्म्स।
और ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग बोथ आर द पार्ट्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक फेवरेट्स ऑफ ऑल ऑफ यू, दैट इज इनहेरिटेंस। मैम यस, एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा मैं इसमें लाई नहीं हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल मैं आपको कल बता दूंगी। अभी यहाँ पर आप ड्रॉप एक क्लास में होती तो मैं आपको चौक से बता देती। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जब आप किसी प्लस साइन को या डबल प्लस साइन को ओवरलोड करते हैं, आपको मैं कल की क्लास में इसका एग्जांपल बता दूंगी। थैंक यू, मैं आपको याद इसको एग्जांपल आपको कल बताऊंगी, ठीक है। या अभी टाइम हुआ तो मैं ब्लैंक पीपीटी लेके आपको उस पर बता दूंगी लिखकर। तो इनहेरिटेंस आपको पता ही है, इनहेरिटेंस में देयर मस्ट बी ऑलवेज टू क्लासेस। इनहेरिटेंस में आप क्या करोगे, आपको हमेशा दो क्लास की जरूरत पड़ेगी, इन विच वन क्लास इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास। तो आप the class which is inheriting the properties are known as subclass, and the class of which the properties are being inherited is known as superclass. Is it fine? बेस क्लास और डिराइव क्लास जो आपने अभी तक पढ़ा होगा। बेस क्लास मतलब जिसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है, और डिराइव क्लास मतलब जो किसी बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ oops, दैट इज द इनहेरिटेंस। कितने टाइप के होते हैं इनहेरिटेंस? 5। यस, कौन कौन से अजीज? सिंगल, मल्टीपल, मल्टीपल, हायरार्चिकल, एक और मल्टी लेवल, हाइब्रिड। यस, वेरी सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, देन हाइब्रिड एंड हायरार्चिकल, राइट। सो आपको सबके बारे में पता है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एनिमल क्लास, जिसमें डॉग क्लास, कैट क्लास और काउ क्लास, देयर आर 3 डिफरेंट क्लासेस। ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है? मल्टीपल। और इसको मैं अपोजिट कर दूं, डॉग क्लास, कैट क्लास, काउ क्लास, और नीचे ले आऊं एनिमल क्लास को, तो ये कौन से टाइप का बन जाएगा? इसको इन्वर्ट कर दूं सपोज मैं डायग्राम को, हायरार्चिकल बन जाएगा। ओके, मल्टी लेवल में क्या होगा? सिंगल क्लास को इनहेरिट करेगी। सिंगल क्लास मल्टी लेवल में क्या होगा? ए बी एंड सी, राइट, ए बी एंड सी, यस और नो? यस मैम। यस, ठीक है। और हाइब्रिड में मल्टी लेवल भी होगा और मल्टीपल भी होगा। हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। इज इट क्लियर? सॉरी, मल्टी लेवल एंड हायरार्चिकल। ओके, मैंने एग्जांपल लिए नहीं है क्योंकि आपको, मुझे पता है बहुत बेसिक से ही, तो आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। Okay, I think this is the last topic for today's lecture, that is message passing. And this is what I am talking from yesterday, that whenever two functions want to interact with each other, or you want to access, one function want to access data of another functions, then in that case you have to do message passing. Objects communicate with one another by sending and receiving information to each other. A message for an object is request for execution of a procedure and therefore will invoke a function in the receiving object, then that generates the desired result. मतलब आपको कोई भी पर्टिकुलर, मैंने आपको बताया ई डॉट पुट डेटा, ई डॉट गेट डेटा, क्या हो रहा था उसमें? कोई एक्सप्लेन कर सकता है ई डॉट पुट डेटा और ई डॉट गेट डेटा को? What was happening in कॉल हो रहा था उस क्लास के ऑब्जेक्ट को, फंक्शन कॉल हो रहा था। यस, मतलब ई क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? गेट डेटा के जो भी डेटा मेंबर्स हैं उसको वो क्या कर रहा है? एक्सेस करना चाहता है, इसलिए उसने किसको यूज किया? उसकी मेथड को यूज किया। यस और नो? वैसे ही पुट डेटा में भी आपको पुट डेटा को एक्सेस करना है, तो यू कैन एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो मैसेज पासिंग यही करता है
कि जो मैसेज पासिंग है इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है उसमें ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है और नेम ऑफ द फंक्शन है। इंफॉर्मेशन टू बी सेंट कहां से आएगा? इतना कोई मुझे बता सकता है? इंफॉर्मेशन टू बी सेंट वो कब आएगा? जब मैंने लिखा होता ई डॉट गेट डेटा और ब्रैकेट में मैंने लिखा होता आईडी, नेम, उसकी सैलरी और जो भी मतलब उसमें जितने भी डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू यदि मैं पास कर देती, दैट इज द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी मैंने यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, आई सिंपली राइट ई डॉट गेट डेटा एंड ई डॉट पुट डेटा। मैंने ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं। सपोज इस ब्रैकेट के अंदर मैं पैरामीटर पास कर देती 1 कॉमा अति कॉमा 35 कॉमा एंड डैश 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 10,000 इज माई सैलरी। यदि मैं ऐसे पास कर देती तो क्या होता? व्हाट विल बी द आउटपुट? एनीवन? Nobody? Think about it. I will ask in tomorrow's class कि आप इसके अंदर गेट डेटा के अंदर अभी अपने ब्लैंक छोड़ रखा है ब्रैकेट्स के अंदर, यदि यहाँ पर आप वैल्यू को पास कर देते तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द फर्स्ट प्रोग्राम एंड द सेकंड प्रोग्राम? ठीक है, थिंक ओवर इट। अभी लैब क्लास में या तो मैं बता दूंगी आपको C++ में। मैसेज पासिंग क्लियर? दैट इज द ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन का जो दूसरा नाम है, दैट इज मैसेज पासिंग। जब भी ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, दैट इज नोन एज मैसेज पासिंग। ठीक है, चलिए स्टॉप। अभी परसिस्टेंस वगैरह कल की क्लास में बता दूंगी, वैसे लास्ट टॉपिक है लेकिन ओवर हो जाएगा बहुत। तो आई एम गिविंग यू टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। यदि आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। लास्ट 2.5 minutes आर रिमेनिंग। You can ask questions if you want. जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफाइन ऑब्जेक्ट, डिफाइन डिजाइन, डिफाइन एनालिसिस, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बेनिफिट्स मैंने बताए नहीं है, उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशनल वर्सेस डबल ओ मैंने बताया नहीं है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेम सम ऑब्जेक्ट्स, ये रेफरेंसेस वगैरह तो मैं आपको सब दे दूंगी। ठीक है, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यू कैन आस्क। टिल दैट टाइम आई टेक योर अटेंडेंस। Oh, today wonderful strength 61. That's great. Yes, no doubts. मैं अटेंडेंस जरूर ले रही हूँ लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। आप डाउट पूछेंगे तो आई विल बी एबल टू आंसर यू। यस, अनामिका गुप्ता, आपका नाम दिख गया मुझे अटेंडेंस लगाते हुए, तो आई लाइक टू आस्क यू, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? अनामिका? No. No, ma'am. No, madam. Concept of encapsulation, abstraction, clear है आपको सब? Yes, ma'am. Okay. आप लोग वीडियोस क्यों नहीं ऑन रखते हो? प्रॉब्लम क्या है वीडियो ऑन रखने में, ये बताओ मुझे तो। Why don't you switch on your videos? मैम सुबह सुबह रेडी नहीं हो पाते जल्दी से। अच्छा, तो आप लोग कॉलेज आने के लिए भी तो रेडी होते थे ना, तो अब तो हैबिट डाल लो, यू शुड बी रेडी ऑन टाइम। ओके मैम। है ना, आप यू शुड मेक योरसेल्फ रेडी टू अटेंड